जाति जनगणना केवल और केवल नौकरी के लिए नहीं है। किताब बड़ी शिद्दत से कहती है जाति जनगणना आज होगी तो तय होगी कि किसके पास बाइक है और किसके पास कम बाइक है। आज जाति गणना होगी तय होगी कि एक ओबीसी के पास प्रति परिवार कितना खेत है और किसके पास 10 एकड़ है, 20 एकड़ है, 25 एकड़ है। डॉक्टर लक्ष्मण ने बहुत बारीकी से जिस सवाल को उठाया है वही सवाल मौजूद है कि क्या अंग्रेजों ने जाति जनगणना 1931 में कराकर इस देश में जातिवाद को पैदा किया। कबीरदास जब लिखते हैं एक बूंद एक मलमूत्र एक चाम एक गूदा एक जोत से सब जग उपजा को बाभन को सूदा, तो कौन बाभन को शूद्र है जब कबीर कह रहे थे तो क्या अंग्रेज बाभन और शूद्र बना रहे थे। ये जाति जनगणना आपकी भलाई के लिए है, मेरी भलाई के लिए कम है। आप इस देश की मुक्ति चाहते हैं, आप इस देश की तरक्की चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यह देश यूरोपियन कंट्री की तरह बन जाए, तो जाति जनगणना जरूरी है। ये सिर्फ ओबीसी का प्रश्न नहीं है, सिर्फ दलित का प्रश्न नहीं है, आदिवासी का प्रश्न नहीं है, यह देश की मुक्ति का प्रश्न है। कि डॉक्टर लक्ष्मण ने इस किताब को आपके सामने रखकर जो जात से जमात तक की बात कही है वो महत्वपूर्ण है। मेरे घर में जब भी कई लोग कुशवाहा संघ के लोग आए कि चंदा दे दीजिए, तो मैंने कहा कि क्या करने जा रहे हैं आप। तो सर हम आज चंद्रगुप्त जयंती बनाएंगे, अशोक जयंती बनाएंगे, कैलेंडर छापेंगे और सबको बांटेंगे। हमने कहा इससे हो क्या जाएगा, ये पहले बता दीजिए। कैलेंडर छाप देंगे चंद्रगुप्त जी की, मौर्य जी की, तो उससे हो क्या जाएगा। तो नहीं साहब हमारी जाति में चेतना आएगी। हमने कहा जात की चेतना से क्या कर लेंगे, हम एकजुट होंगे साहब, सरकार बदल देंगे। हमने कहा कितने परसेंट आप लोग हैं, 9% हैं, 8% हैं, तो 8% लोग क्या चेतना जग जाएगी तो क्या सत्ता बदल देंगे। मर जाएंगे, कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जमात की ओर बढ़िए। वो जो डीएनए मूलवासी है, जो मूलवासी है वहां बढ़िए। ये 85% धरती आप है, इस धरती के आप मालिक थे। भीलों का यहाँ राज था, घोड़ों का राज था, भरों का राज था, कुशवाहा और यादों के ग्वालियों का राज था। ये हमारे राज छीने गए हैं 14वीं सदी तक, 7वीं से 14वीं सदी तक। ये आंकड़े हैं, ये प्रूफ है। जाति जनगणना होगी तो सारा हिसाब बराबर होगा और उसमें ये पता चलेगा कि आज भी कितने आदिवासी कहाँ हैं, किस रूप में हैं, हम ओबीसी कहाँ पर हैं, दलित कहाँ पर हैं, और आज भी कितने भूमिहीन हैं वो सवर्ण हैं, कितने भूमिहीन दलित और आदिवासी हैं। ये सारे जो आंकड़े गर्भ में छिपा कर रखे जाते हैं, इसका भेद खुलने ना पाए, सवाल न खड़े हों। दरअसल झगड़ा यहाँ पर है और हम चाहते हैं कि इस देश में मुकम्मल तरक्की हो, विकास हो, समता हो और सबका विकास हो। आप कहते हैं ना सबका विकास सबका साथ, तो आइए उसी दिशा में हम आगे बढ़ें। काहे को इतना दर्द है कि जाति जनगणना से पूरा प्रलय आ जाएगा। प्रलय तो ऑलरेडी आया हुआ है जिसका हल आपके पास कुछ नहीं है। कर्पूरी ठाकुर की धरती है, बाबू जगदेव प्रसाद की धरती है, बीपी मंडल जी की धरती है। इन महापुरुषों को नमन करते हुए मैं इस किताब के लेखक डॉक्टर लक्ष्मण यादव को बधाई देता हूँ कि उन्होंने सामाजिक संदर्भों को, सामाजिक न्याय के प्रश्न को जो हाशिए पर था उसको केंद्रीय भूमिका में लाकर रख दिया। डॉक्टर लक्ष्मण ने अपनी किताब में गणना से अपनी बात शुरू की है और गणना के आदिम स्थिति से चलते हुए जनगणना तक आते हैं और जनगणना के बाद वो जाति गणना तक की बात करते हैं और उसी पूरी परंपरा में बहुत स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। लेकिन पूरी किताब सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर तराशती है, वह यह कि जो आरोप लगाए जाते हैं इस सामाजिक न्याय के प्रश्न पर, जो तथ्य गढ़े जाते हैं कि जाति जनगणना न हो, यानी कि जातिवाद अंग्रेजों की देन है। अंग्रेज आए तो सब कुछ बिगाड़ कर चले गए, जिसको लेखक ने बड़े व्यंग्य तरीके से अपने किताब में रखा भी है। मित्रों, मैं इस संदर्भ को, ऐसी सोच रखने वालों को दो बातों से मैं आपको अपनी बात आप तक ले जाने की कोशिश करूंगा। दरअसल इस पूरी सोच में वो भारतीय समाज की वो नैरेटिव है जो चाहती है कि सब कुछ उसके पास हो, बाकी के पास कुछ न हो। ये हमारे डीएनए में है। यानी कि 10% के हिस्से में वो सब कुछ हो और जो बाकी जो 90% समाज है उसको आप 85 ही मान लीजिए, छोड़िए 90, 80 ही मान लीजिए, उसके पास कुछ ना हो।
इस नैरेटिव में मैं दो बात कहकर इस किताब पर ही बात करूंगा। एक कथा है, गांव में कही जाती है कि एक बहुत गरीब व्यक्ति था, उसने शिव की आराधना की, कथा है, मिथक है, मैं इसके सत्य कोई इतिहास नहीं बता रहा। उसने शिव की तपस्या की और शिव प्रकट हुए तो कहे कि तुम्हें क्या चाहिए कि इस तरह से तुम तपस्या में लगे हुए हो, मेरी बड़े ईमानदार आदमी भी हो। तो उसने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस आपको प्यार करता हूँ, आपको मैं याद कर रहा था, मुझे चाहिए वही कुछ नहीं। तो शिव ने कहा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता कि मैं अपने भक्त को कुछ न दूं। एक शंख उन्होंने दे दिया और कहा इस शंख को ले जाओ और कभी तुम्हारा मन करे तुम्हें तुम्हारी बीवी को तो आंगन में रख कर कुछ मांग लेना, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। वो लेकर आया और किनारे रख दिया। बड़ा संतोषी जीव था, उसको कोई जरूरत थी नहीं। एक दिन उसकी बीवी ने कहा अरे भाई कुछ तो मांग ही लो, देखो कि मिलता भी है कि नहीं मिलता है। तो उसने एक दिन शंख को रख कर मांगा कि हे प्रभु हमें एक बढ़िया पहनने का कपड़ा मिल जाए और ये जो झोपड़ी है इसमें एक कमरे का एक घर बन जाए। वो बन गया, उसको मिल गया। पड़ोस में एक और सज्जन रहते थे, वो 10% वाले, उनको बड़ी चिंता हुई कि ये हो क्या रहा इधर। तो एक दिन आए, उससे पूछे कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे तुम्हें ये मिल जा रहा है, तुमने तो कुछ किया हुआ कुछ नहीं, ये फर्द हो गया। वो ईमानदार आदमी अपना बता दिया कि भाई कुछ ऐसा था, मैंने तपस्या किया और ये हो गया। बस उस सज्जन को नुस्खा मिल गया और उन्होंने जाकर खुद भी तपस्या शुरू कर दी। तपस्या की तो शिव को लग गया कि ये तपस्या कर क्यों रहा है। और उन्होंने उससे पूछा कि तुमको क्या चाहिए भाई। तो कहा प्रभु हमको वही चाहिए जो पड़ोसी को आपने दिया है। तो शिव ने कहा नहीं, मैं वो एक ही पीस था भाई, वो दे दिया तो दे दिया, अब दूसरा कुछ है नहीं कि मैं तुमको दूं। तो कहा मैं जान दे दूंगा, आपको याद करते हो मुझे चाहिए हो। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास एक दूसरा शंख है, वो मैं दे दूंगा तुम्हें, लेकिन उसकी एक बड़ी खराब आदत विशेषता है। उन्होंने कहा क्या, इससे जो कुछ भी तुम मांगोगे वो तो तुम्हें मिल जाएगा, श्योर मिल जाएगा, लेकिन दिक्कत यह है कि उसका दूना जो है उसको मिल जाएगा पड़ोसी को। यह स्थिति है 10%, 80, 90% वालों को। और ये इतने अपने संकीर्ण मानसिकता के हैं कि वो जब वो आया घर तो जानते हैं क्या मांगा। वो आया और बड़ा चिंतित में पड़ गया कि हमें जो मिलेगा वो पड़ोसी को मिल जाएगा, दूना मिल जाएगा। यानी कि हम अगर एक घर मांगेंगे तो उसको 2 घर मिल जाएगा, हम मर्सिडीज एक मांगेंगे उसके घर 2 मर्सिडीज खड़े। बड़े चिंतित रहा, बहुत चिंतित रहा, ठीक वैसे जैसे जाति जनगणना में चिंता है। तो अंत में उसने कहा कि रात में शंख को आंगन में रखकर कहा कि हे प्रभु मेरी एक आंख फोड़ दीजिए। तो पूरा जो विमर्श है, जो विरोध हो रहा है जाति जनगणना का, वो एक आंख अपना इसलिए फोड़ना है कि बाकी दूसरा दोनों आंख फूट जाए। ये अजब मानसिकता है। मैं यहाँ पर बहुत अगर कुछ साथी सवर्ण वर्ग के हों तो मैं उनको आदर के साथ कहना चाहूंगा कि ये जाति जनगणना आपकी भलाई के लिए है, मेरी भलाई के लिए कम है। आप इस देश की मुक्ति चाहते हैं, आप इस देश की तरक्की चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यह देश यूरोपियन कंट्री की तरह बन जाए, तो जाति जनगणना जरूरी है। ये सिर्फ ओबीसी का प्रश्न नहीं है, सिर्फ दलित का प्रश्न नहीं है, आदिवासी का प्रश्न नहीं है, यह देश की मुक्ति का प्रश्न है। मान लीजिए कि ये घर में 10 लोग हैं और उसमें एक आदमी कमा रहा है, 9 लोग खा रहे हैं। एक आदमी के पास सब कुछ है और 9 लोग दास की तरफ पड़े हुए हैं। वो घर कभी तरक्की करता है क्या? और अगर 10 के 10 लोगों को आप काम दे दीजिए और सब निकलेंगे, सब काम करके बराबरी में आएंगे, निश्चय ही वो देश तरक्की करेगा। और यही मॉडल दुनिया में विकसित होने का है, और कोई मॉडल है नहीं। मित्रों एक और दूसरा उदाहरण दूंगा, वो वैज्ञानिक उदाहरण है और हो सकता है कि मैंने लिखा था फेसबुक में कुछ लोगों ने जाना हो, उसको देखिए। दरअसल विरोध इसलिए करते हैं कि जाति जनगणना बहुत सारे सवालों को जन्म देती है और इस सवाल से भागते हैं।
एक सज्जन ने कहा था, एक हमारे मित्र ने कहा था कि मोदी जी जब आए प्रधानमंत्री बनने, जो लोग जाति को बड़ा मानते हैं कि अंग्रेजों ने दिया, जाति उन्होंने दिया नहीं, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी जाति का नाम, जो सवर्ण जाति थी, उसको ओबीसी में डलवा दिया। मैं मोदी जी के इस प्रेम से बहुत डरता हूं, क्योंकि जो करते हैं उससे मेरा दिल धड़क जाता है। जब पहली बार वो सदन में आए तो उन्होंने सदन में सीढ़ियों पर वो लेट गए थे। मुझे तभी लग गया कि अब सदन गया। पहली बार आए तो वो बाबा साहब के मूर्ति के आगे माथा टेक दिए, तभी लगा कि अंबेडकर साहब को भी भगवाकरण कर देंगे। ये गए। जब इन्होंने, अब देखते रहिए, उन्होंने जो जो कहा, संविधान को माथे लगाया, तभी डर लगा कि संविधान भी गया। भगत सिंह को ये लोग अपने में मिलाने की कोशिश किए, भगत सिंह को गेरुआ कपड़ा पहना दिया गया। माने जिस चीज का जब उन्होंने ओबीसी में अपनी जात को डाला, तभी लगा कि ओबीसी पर ग्रहण के दिन आ गए। देखिए, मैं बात, दरअसल ये जाति जनगणना से इसलिए घबराते हैं कि ये सवाल उठाती है, मुद्दों को उठाती है, और बगैर गणना का बहुत फायदा है उनको। गणना छिपी रहे तो वो अपने लिए गणना निकाल लेते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण देता हूं, और डॉक्टर लक्ष्मण तो इसके विशेषज्ञ हैं, जानते हैं। 30 नवंबर 1922 को द हिंदू में एक आर्टिकल निकली थी, और 2 विद्वान लोगों ने लिखा था, मैं नाम लेना चाहूंगा। एक थे सनी जोसे, ये आरबीआई के प्रोफेसर हैं, और एक दूसरे थे भीमेश्वर रेड्डी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीआईटी पिलानी के। इन दोनों ने बड़ा रिसर्च करके लिखा था, जानते हैं किस पर? ईडब्ल्यूएस के पूरे प्रकरण को। जिस दिन हम ईडब्ल्यूएस के खेल को समझ लेंगे, इनकी जाति जनगणना से भागने की मानसिकता को भी समझ लेंगे। मित्रों, ईडब्ल्यूएस कैसे लाया गया? कोई जनगणना हुई थी क्या? कोई आयोग बैठा था क्या? काका कालेलकर आयोग बैठा था क्या? या बीपी मंडल साहब का कोई आयोग बैठा था क्या? कोई आयोग नहीं बैठा था। और जानते हैं, इन्होंने 124वां संशोधन बिल सदन में लाया। क्या था उसमें? क्या लिखा गया था? उसमें लिखा गया था कि देश के जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उसमें गरीब सवर्णों की संख्या बड़ी कम है। कोई आंकड़ा नहीं है आपके पास, आप आंकड़ा के विरुद्ध, कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन उसमें लिखा गया था कि उच्च शिक्षण संस्थानों में गरीब सवर्णों की संख्या कम है, इसलिए उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए ईडब्ल्यूएस जरूरी है। और उस बिल के जो 124वां बिल था, उससे हमने 15 और 16 में 16 जोड़कर संशोधन 103 पारित कर दिया गया, और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दे दिया गया, 10% दे दिया गया। ये 10% क्यों दिया गया आज तक नहीं बताया गया, क्योंकि कोई सर्वे हुआ ही नहीं था, कोई आंकड़े था नहीं, दे दिया गया। मैंने जो 2 विद्वानों का नाम लिया, इन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया और इनको नंगा कर दिया था। इन्होंने क्या किया कि देश के 457 उच्च विश्वविद्यालयों को, जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में आते हैं, उनके डाटा कलेक्ट किया कि कितने लड़के यहाँ पढ़ते हैं, और 457 उस शिक्षण संस्थानों से उन लोगों के लड़कों को बाहर कर दिया जो इनकम टैक्स देते थे। तो बाकी कौन बचा? बाकी वो लोग बचे, उसमें से ओबीसी एससी को हटाने के बाद से वो लोग बचे जो ईडब्ल्यूएस में आएंगे। और ये 2019 में इनकी संख्या 22% थी, और 2022 में फिर उन्होंने गणना की तो वो संख्या यथावत बनी रही, लेकिन बड़े संस्थान आईआईटी, आईआईएम, इनमें इनकी संख्या बढ़कर 26 हो गई, और ओबीसी, एससी, एसटी के लड़कों की संख्या मात्र 36% थी, इन तीनों को मिलाकर। यानी कि साबित हो गया कि फर्जी तरीके से धोखा देकर ईडब्ल्यूएस लाया गया। इनकी संख्या ऑलरेडी, भाई
10% आपने दिया, कुल सवर्ण संख्या 15% ही है, ऑलरेडी वो 19% थे, अलग से आपने 10% और रिजर्वेशन दे दिया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुहर भी लगा दी, वो लागू हो गया। मित्रों, ये इनकी नीयत है, ये इनके विरोध करने के पीछे के मनोविज्ञान है और इस पर विरोध एक करते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण ने बहुत बारीकी से जिस सवाल को उठाया है वही सवाल मौजूद है। बाद में उन्होंने तो आगे वो सारे विकासक्रम सामाजिक न्याय के आयोगों को, मंडल आयोग को और जो हमारे अन्य लोग बिहार के नेता ओबीसी दलितों के थे, उत्तर प्रदेश के जो आंदोलन लड़े हैं, उसका उन्होंने जिक्र किया है सामाजिक न्याय को। लेकिन मूल प्रश्न है कि क्या अंग्रेजों ने जाति जनगणना 1931 में कराकर इस देश में जातिवाद को पैदा किया? मैं तो वहां से बात करता हूं कि क्या इस देश के 84 सिद्ध जो दलित थे, उसको अंग्रेजों ने उसको दलित उनको खत्म किया था क्या? किसी भी सामाजिक पुस्तक में, हिंदी साहित्य के पुस्तक में कहीं वो 84 सिद्ध नहीं थे। उनको लाया कौन? राहुल संकीर्तन बड़ी मुश्किल से खोजकर तिब्बती किताबों से आपके सामने लाकर रखते हैं। उनको किसने मार दिया? गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म के अनुयायी दलितों की एक बड़ी जमात बनती है, अंग्रेजों ने तो नहीं बनाया। गोरखनाथ के पिता मच्छेंद्रनाथ मल्लाह थे, ये अंग्रेजों ने तो उनकी जाति मल्लाह नहीं तय की, वो तो पहले से मल्लाह थे। कबीरदास जब लिखते हैं एक बूंद एक मलमूत्र, एक चाम एक गूदा, एक जोत से सब जग उपजा, को बाभन को सूदा, तो कौन बाभन को शूद्र है जब कबीर कह रहे थे? तो क्या अंग्रेज बाभन और शूद्र बना रहे थे? या पांडे छोड़ कहां से आई जब कबीर कहते हैं? तो छुआछूत क्या अंग्रेज बना रहे थे? मित्रों, मनुस्मृति जैसा कि डॉक्टर लक्ष्मण ने मनुस्मृति जब आपने पहले बना रखा है, आपके सारे धार्मिक ग्रंथ चुन चुनकर शूद्रों से नफरत करते हैं, तो जाहिर है कि जातिवाद का ये बजबजाता हुआ कीड़ा आपने पहले से ही समाज में खोल रखा है। अंग्रेजों ने तो बड़ा काम किया, वो मैं बताता हूं जाति जनगणना से। 1931 की जाति गणना है जो इस देश के ट्राइबल सोसाइटी की जनगणना करती है। इसके पहले कोई ट्राइबल सोसाइटी की जनगणना नहीं है। अंग्रेज वो पहले व्यक्ति हैं जो आपकी बोलियों को, आपकी भाषा को, आपके संस्कृत को, आपके फोकलोर को इस सर्वेक्षण के बाद से संरक्षित करते हैं। भोजपुरी सॉन्ग्स का किसने कंपाइल किया? गियर्सन ने। अरे वो छोड़ दीजिए भाई, ऋग्वेद को किसने कंपाइल किया? इसी को बात कर लीजिए ना। ऋग्वेद एक पुस्तक के रूप में कहां से आती है? ये तथ्य आपकी आंखों के सामने है और किसको बेवकूफ बनाते हैं? अंग्रेजों ने रेल की पटरियां बिछाई, पूरे देश में उखाड़ कर फेंक देंगे क्योंकि वो सर्वेक्षण के आधार पर बनाई, भले वो अपने लाभ के लिए बनाई। अंग्रेजों ने उस इलाकों को खोजकर शिक्षण संस्थानों की खोज की और खोज ही नहीं की, गजेटियर में एक एक पन्ने को दर्ज किया। सुभाष चंद्र कुशवाहा जिस गांव जोगिया जनूबी पट्टी फाजिल नगर कुशीनगर में रहते हैं, 1908 में वो स्कूल खुला था जिसमें मैं पढ़ा। उसके पहले कोई स्कूल नहीं था। अगर अंग्रेजों ने सर्वे करके वो स्कूल नहीं खोला होता, और 48 लोग थे उस समय, ये अंग्रेजों ने अपने गजेटियर में दर्ज किया है कि किस स्कूल में कितने लड़के पढ़ने आते थे। अंग्रेजों ने ये पूरे सर्वेक्षण के बाद से निकाल लिया कि इस देश में कितनी सती प्रथा की घटनाएं कैसे कैसे होती हैं। कैथरीन मेयो अपनी किताब मदर इंडिया में लिखती हैं कि कैसे कैसे महिलाओं पर जुल्म होते थे, बच्चियों के साथ कैसे 60 साल के बूढ़े से ब्याह दी जाती थी, और कितनी बच्चियां जाकर अस्पतालों में असमय प्रसव से मारी जाती थी। ये जाति जनगणना या जनगणना ये सारे इस देश के तरक्की के लिए हैं और दुनिया के सभी देशों की तरक्की जनगणना से हुई है। अंग्रेज तो नहीं आए होते तो हम आदिम व्यवस्था में होते। अंग्रेज नहीं आए होते तो ओबीसी दलित आज भी उसी अवस्था में होते जहां पर थे। आपको नाराजगी इस बात की है कि ओबीसी दलित के तमाम लोग सवाल करना शुरू कर दिए हैं पढ़ने के बाद, बोली के बाद, और ये बात आपको सबसे खराब लग रही है मित्रों। और ये खराब लग रही है इसलिए आप चाहते हैं कि जाति जनगणना न हो। मित्रों, समय नहीं है लेकिन मैं एक आध बात और कहना चाहूंगा कि देखिए,
बीपी मंडल साहब ने जो कुछ रिकमेंडेशन आपके दिया है, डॉक्टर लक्ष्मण इसको आपके सामने रखते हैं, उस पर तो आप बात करते नहीं है, केवल 1 और 2 उनके कामों को आप करते हैं। आरक्षण 27% दे दिया। ये 27% रिकमेंडेशन करते समय बड़े दुखी मन से बीपी मंडल कहते हैं कि मेरे पास कोई आंकड़े ही नहीं है। 1931 का आंकड़ा है जिसको मैं 52% चलो मान लेता हूं, लेकिन फिर भी 27% देता हूं। दरअसल ये विरोध इसलिए भी कर रहे हैं कि जो नेशनल सैंपल सर्वे करते हैं बीच बीच में, और जिसके आधार पर सारी योजनाएं बनाते हैं, वो मनमानी तरीके से करते हैं। और अंतिम जो नेशनल सर्वे इन्होंने जातियों का किया था, उसमें ओबीसी की संख्या इन्होंने 40 से 45% मानी थी, जिसका नंगापन आपने दूर कर दिया, बिहार वालों ने दूर कर दिया। जब बिहार में जनगणना हुई तो लगभग 63.13% ओबीसी की जनसंख्या आपने सिद्ध कर दिया। यानी ओबीसी की जो जनसंख्या आज 63% है, उसको आप नेशनल सर्वे में 40 से 45 कहते हैं। इसलिए आप जात सर्वेक्षण के, जात जनगणना के विरोध में आप खड़े हैं। मित्रों, जात जनगणना केवल और केवल नौकरी के लिए नहीं है। ये किताब बड़ी शिद्दत से कहती है जात जनगणना आज होगी तो तय होगी कि किसके पास बाइक है और किसके पास कम बाइक है। आज जात गणना होगी, तय होगी कि एक ओबीसी के पास प्रति परिवार कितना खेत है और किसके पास 10 एकड़ है, 20 एकड़ है, 25 एकड़ है। ये तो बीपी मंडल भी कह गए, केवल आरक्षण की बात नहीं कहे। जब तक आर्थिक रूप से ये जो नीचे की जातियां आगे नहीं बढ़ेंगी, तब तक सामाजिक न्याय संभव नहीं है। देखिए, सामाजिक न्याय केवल आरक्षण से संभव नहीं है और शिक्षा से भी नहीं संभव है। आर्थिक स्थिति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, व्यक्तिगत दे रहा हूं। मैं मास्टर डिग्री करने के बाद से नौकरी में गया। मेरे घर में सभी लोग मास्टर डिग्री किए। आज की बात कर रहा हूं, गांव में पैंट शर्ट कोट पहनकर अगर मैं निकलता हूं और मेरे साथ एक ब्राह्मण का लड़का चड्डी पहनकर निकलता है और 8वीं फेल है, और हम दोनों अगर सड़क पर जाते हैं, ओबीसी के लोग निकलेंगे, बाबा जी प्रणाम, और मुझसे कहेंगे कहो कब अइला है, कब अइला है गाँव में। ये आज की स्थिति है। आप कितनी भी पढ़ाई करके ले जाइए, ये है। आर्थिक रूप से तो हम मजबूत हो गए, पढ़ने में भी मजबूत हो गए, लेकिन वो जाति का जो दंश है जो हम लोग झेल रहे हैं गांव में, वो आज भी बरकरार है। और जो लोग ये कहते हैं कि जात खत्म हो गई है, जाति जनगणना बढ़ जाएगी अब जब जात जनगणना करेंगे, उनसे पूछिए कि घोड़ी पर चढ़ने पर आज भी दर्द किसको हो रहा है? पैसा हमारा, घोड़ी हमने मंगवाई है, शादी हमारी हो रही है, हमको बैठना है, दर्द पड़ोसी को हो रही है। गजब भाई, आपका न्याय कर रहे हैं। तो घोड़ी पर बैठो, मूछ हमने रख लिया, दर्द आपको हो रहा है। भाई मूछ हम काट दे चाहे रह दे, हमारे शरीर पर है, दर्द आपको हो रहा है। नया कपड़ा हम पहन लिए, दर्द आपको हो रहा है। मटका में पानी पी लेने से आप जान ले रहे हैं। आप पेशाब पिलाना चाहते हैं। ये इतनी हैवानियत आपके अंदर आ चुकी है और आप चाहते हैं कि देश विकसित बन जाए। कभी नहीं बन सकता है। आप शहीद हो जाएंगे, कितना भी झूठ बोल लीजिए, कितनी भी ट्रिलियन बेवकूफ बनाने की बातें कर लीजिए, आप कभी विकसित नहीं बनेंगे। विकसित होने के लिए सामाजिक न्याय चाहिए। हर व्यक्ति को आप सामाजिक न्याय से देखेंगे। जाति जनगणना जिस दिन हो जाएगी और पता चल जाएगा कि किसकी क्या स्थिति है, किसकी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, किसके पर थानों में इतने मुकदमे दर्ज हैं, किसके लोग कितने जेलों में बंद हैं, तब ना सामाजिक न्याय की बात आएगी कि भाई इस पर ध्यान दिया जाए कि ये लोग जो मारे जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं, कौन लोग सताए जा रहे हैं। और जब उन पर आप ध्यान देंगे तो आप न्याय करेंगे, और जब आप न्याय करेंगे तो हर आदमी को लगेगा कि इस व्यवस्था में मेरा न्याय हो रहा है, मैं इससे प्यार करूं। देश प्रेम भी पैदा होगा जाति जनगणना से। और जब तक हमारे साथ भेदभाव होता रहेगा, जब तक आप मुझे उपेक्षित करते रहेंगे, आप मर जाइए, मेरे अंदर वो देश प्रेम पैदा नहीं हो सकता है। आप लाठी डंडे से मारकर देश प्रेम नहीं पैदा करा सकते हैं। देश प्रेम पैदा होने के लिए हमारे साथ न्याय करना पड़ेगा आपको। यह स्थिति है मित्रों वर्तमान में। डॉक्टर लक्ष्मण ने इस किताब को सामने रखते हुए जो अंतिम बात कही है कि जात से जमात तक
इस पर मैं दो बातें कहना चाहूँगा। मैं बार बार कहता हूँ अपने मित्रों से, हम किसी वर्ग के हो, SC ST OBC, मैं दो बात बार बार कहता हूँ कि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। SC ST OBC हिंदू नहीं है, ये बात मैं बार बार कहता हूँ, बहुतों को खराब लगेगा। हम यहाँ के मूलवासी हैं, और जो आदिवासी है वो मूलवासी है। दोनों में अंतर क्या है, ये आदिवासियों पर काम करते हुए मैंने लिखा है कि जब मुख्य धारा के आदिवासियों को बाहरी आक्रमणकारियों जो घोड़े से आए, जंगलों और कंदराओं में खदेड़ दिए, और मैदानी इलाकों में जब राजपूतों की सत्ता स्थापित हो गई, तो आदिवासी जंगलों में रहने को विवश हुआ। और जो उसमें से आदिवासियों से जो लोग मैदानों में छूट गए, उनके घर नौकर बन गए, चौकीदार बन गए, वही आगे चलकर OBC में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि वो मैदान में रह गए। लेकिन जो मूल रूप से जंगलों में चले गए वो आदिवासी बने रह गए। तो मैं जिस DNA का हूँ उसी DNA का आदिवासी है, उसी DNA का ST है। तो ये पूरी आबादी, इसकी परंपरा गलत है, इसके देवता अलग हैं। गांव में डिहवार बाबा किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं है, गांव में बरम बाबा किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं है, बाघ बाबा किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं है। ये देवताओं की जो परंपरा है और संस्कृत है, ये अलग है। तो हम उस परंपरा के आते हैं, उस परंपरा के लोगों का हक जब तक सुरक्षित आप नहीं करेंगे, निश्चय है कि हमारा प्रेम पैदा नहीं होगा। मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर लक्ष्मण ने इस किताब को आपके सामने रखकर जो जात से जमात तक की बात कही है वो महत्वपूर्ण है। मेरे घर में जब भी कई लोग कुशवाहा संघ के लोग आए कि चंदा दे दीजिए, तो मैंने कहा कि क्या करने जा रहे हैं आप? तो सर हम आज चंद्रगुप्त जयंती बनाएंगे, अशोक जयंती बनाएंगे, कैलेंडर छापेंगे और सबको बांटेंगे। हमने कहा इससे हो क्या जाएगा, ये पहले बता दीजिए। कैलेंडर छाप देंगे चंद्रगुप्त जी की, मौर्य जी की, तो उससे हो क्या जाएगा? तो नहीं सब हमारी जात में चेतना आएगी। हमने कहा जात की चेतना से क्या कर लेंगे, हम एकजुट होंगे साहब, सरकार बदल देंगे। हमने कहा कितने % आप लोग हैं? 9% हैं, 8% हैं। तो 8% लोग क्या चेतना जग जाएगी तो क्या सत्ता बदल देंगे? मर जाएंगे, कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जमात की ओर बढ़िए। वो जो DNA मूलवासी है, जो मूलवासी है वहां बढ़िए। ये 85% धरती आप है, इस धरती के आप मालिक थे। भीलों का यहाँ राज था, घोड़ों का राज था, भरों का राज था, कुशवाहा और यादों के ग्वालियों का राज था। ये हमारे राज छीने गए हैं 14वीं सदी तक, 7वीं से 14वीं सदी तक। ये आंकड़े हैं, ये प्रूफ है। मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं, ये मैं अपने काम करते हुए पाया। अंतिम बात कर रहा हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोग घबराइएगा नहीं। मैं एक भील, पूरी बात कही है। भील जो है, भीलों का पूरा क्षेत्र, भील इस देश के 3/4 हिस्से में रहते हैं। 1/3 जमीन भील आदिवासियों की है। सबसे ज्यादा भील राजपूताना में और मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में रहते थे। जब राजपूतों ने उनकी गद्दियों को कब्जा कर लिया, हाँ बस 1 मिनट और हमें समय आप लोग दे दीजिए। तो जब भीलों की पूरे क्षेत्र पर राजपूतों ने कब्जा कर लिया तो उनकी राजगद्दियां छीन गई। आपको लगेगा कि ये झूठी बात कर रहे हैं, मैं आपको झूठी नहीं, एक उदाहरण दे रहा हूं। भीलों का राज कैसे था, एक उदाहरण दे दूं। देश आजाद हुआ 1947 में। सगवारा एक स्टेट है, ये भील स्टेट था। ये राजपीपला में है, राजपीपला। जब प्रिवी पर्स से अलॉट हुआ राजाओं को, जब देश आजाद हुआ तो राजाओं को प्रिवी पर्स सरकार ने दिया। आपको पता होना चाहिए, जब राजपीपला के राजपूत राजा को प्रिवी पर्स मिला तो सगवारा का बसावा परिवार, जो भील परिवार था, उसने कहा साहब ये गलत हो रहा है, यहाँ का राजा मैं हूं। अंग्रेजों ने रिकॉर्ड निकाला, अंग्रेज जा चुके थे लेकिन उसका अफसर अभी बैठा हुआ था दिल्ली में। 1951 में फाइल पलटी गई और वो बात सही निकली और बसावा परिवार को प्रिवी पर्स सैंक्शन हुआ है, ये 1951 में। तो भीलों के सारे राज थे। इन राजों को जब राजपूतों ने कब्जा कर लिया तो संभव नहीं था कि किसी भील जैसे लड़ाकू जात की राज को कब्जा करके सत्ता करे। वही चाल चली गई जो
हिंदू धर्म में चली जाती है और बताया गया कि देखो भाई, राजा तो तुम ही हो, ये राजगद्दी तुम्हारी ही है। मैं तो तब गद्दी पर बैठूंगा जब तुम अपने अंगूठे से रक्त निकालकर मेरे माथे पर टीका लगा दोगे और अपने हाथ से मुझे बैठाकर गद्दी पर बैठाओगे, तो मैं तुम्हारे नौकर के रूप में राज करूंगा। और 1976 तक आजादी के बाद भी, चूंकि राज परिवार अभी भी वो राज तिलक अपना करते हैं, 1976 तक एक परंपरा कायम थी। ये आप पता कर लीजिए, राजस्थान में मैंने तो रिकॉर्ड देकर दिया है कि राजपूत अपनी गद्दियों पर तब बैठता था जब भील मुखिया अपने अंगूठे को चीर कर अपने रक्त का टीका भी ठाकुर साहब के माथे पर लगा देता था और हाथ पकड़कर उनको गद्दी पर बैठा देता था। वो कहते थे भाई देखो, गद्दी तो तुम्हारी ही है, हम तुम्हारे सेवक के रूप में यहाँ शासन करें। ये है इनकी देश प्रेम, ये है सेवा के भाव। तो ये मूलवासियों की गद्दियां छीनी गई हैं। जाति जनगणना होगी तो सारा हिसाब बराबर होगा और उसमें ये पता चलेगा कि आज भी कितने आदिवासी कहाँ हैं, किस रूप में हैं, हम ओबीसी कहाँ पर हैं, दलित कहाँ पर हैं, और आज भी कितने भूमिहीन हैं वो सवर्ण हैं, कितने भूमिहीन दलित और आदिवासी हैं। ये सारे जो आंकड़े गर्भ में छिपा कर रखे जाते हैं, इसका भेद खुलने न पाए, सवाल न खड़े हों। दरअसल झगड़ा यहाँ पर है और हम चाहते हैं कि इस देश में मुकम्मल तरक्की हो, विकास हो, समता हो और सबका विकास हो। आप कहते हैं ना सबका विकास सबका साथ, तो आइए उसी दिशा में हम आगे बढ़ें। काहे को इतना दर्द है कि जाति जनगणना से पूरा प्रलय आ जाएगा? प्रलय तो ऑलरेडी आया हुआ है जिसका हल आपके पास कुछ नहीं है। धन्यवाद मित्रों।